मेरे जेठ जी मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करते। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं अपने जेठ जी को दूध पिलाऊं। एक दिन मेरे पति देवर घर पर नहीं थे, तो मैं रात को जालीदार नाइटी पहनकर अपने पति की यादों में तड़प रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है और मेरे पति का नाम राघव है और हम जौनपुर की रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे शादी को अभी 7 ही महीना गुजरा था। मेरे जेठ जी ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे जेठ जी ही रहते थे, क्योंकि सास ससुर की देहांत 5 साल पहले ही हो चुकी थी और मेरे जेठ जी का पत्नी का एक बीमारी के कारण मौत हो गई। और मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे खास तौर पर कहा था कि मेरे भैया को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना, वरना वह गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 5 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वह मेरे पति राघव को एक आवाज़ देते तो मेरे पति की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी, एकदम से घबराहट सी होती उनको और फट से वह कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की बदहवासी देख मेरे दिल में भी जेठ जी का बड़ा रौब था। गुस्से में तो वह वाकई रहते थे। जब सुबह ही सुबह राघव ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन उस वक्त मेरे जेठ जी ने राघव को पुकारा था तो फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने जेठ जी की एक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कह रहे थे कि तुम्हें एहसास भी है कि कपड़े की दुकान में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम अब छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी कपड़े की दुकान में पहुंच के सारे वर्कर के सर पर खड़े हो ताकि वह ठीक से काम करे। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो, और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नखरे उठाएगी। यह सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 7 महीने ही गुजरे थे हमारी शादी को और मैं ही नाश्ता बनाकर दे रही थी, जिस पर मेरे जेठ जी कई खामियां निकाल चुके थे। लेकिन राघव ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि भैया की बात का बुरा मत मानना। 6 महीने तो मैं इस सोच में उलझी रही कि जेठ का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे जेठ जी ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। राघव जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कपड़े की दुकान में जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी ऐतराज नहीं किया था। राघव तो अपनी दुकान पर चला गया था। मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी। दिन में ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे जेठ जी ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे जेठ जी ने मुझे आवाज़ दी। वह अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने जेठ जी के कमरे में गई मैंने पूछा, जी भैया जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पाँव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने सूखे होठों पर जवान फेरी। कहने लगे, दूध दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने जेठ जी की यह हरकत अजीब लगी थी। जेठ जी तो अपने भव को सर से पाँव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने जेठ जी के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे जेठ जी कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं बड़े दिनों से
अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे जेठ जी के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वह मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन उससे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध, यह मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। यह कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफ़र करने लगी। उनकी नज़रों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने से उतरने लगे थे, चेहरे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 4 दिन से मेरे जेठ जी बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब राघव घर में होता था, लेकिन आज तो उनका लिहाज बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि यह मेरे वही जेठ जी हैं जो 4 दिन से राघव को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से राघव से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने जेठ जी के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में कर्व सा लग गया था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे बाहर कहाँ जा रही है, यहाँ बैठना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। यह तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। यह कहकर जेठ जी ने ठंडी आह भरी। मुझे अब और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो लाल रंग का फैंसी ड्रेस पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। ये फरमाइश तो राघव को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे जेठ जी को। अब तो मेरे जेठ जी ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। अब राघव दुकान जाता, मेरा जेठ जी मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नज़रों से देखता, बार बार अपने सूखे होठों पर जबान फेरने लगता, फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे राघव से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वह तो अपने भैया के सामने का पता था, एक शब्द नहीं बोलता था, सर झुकाए जी भैया, जी भैया, जी कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा जेठ अचानक से किचन में आ गया। मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और पीछे से ही मेरी और फिर जो कुछ मेरे साथ किया। मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद काँप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा जेठ जी मेरे साथ ऐसा भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं राघव से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा जेठ जी मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि
मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया था। राघव थे। कहने लगे, सलोनी, दरवाज़ा खोलो। यह क्या बदतमीजी है? क्यों तुम सुबह से दरवाज़ा बंद किए कमरे में बैठी हो? राघव की आवाज़ सुनकर ही मैंने दरवाज़ा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों भाई मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास और शर्म नहीं है? मेरा भैया सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। मेरा यह कहना था कि राघव गुस्से से भर उठा। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है? पीछे से मेरे जेठ जी कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी 7 महीने नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि यह लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती है और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती है। मेरा पति कहने लगा कि आज तो तुमने यह बात कह दी है सलोनी, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ा कर तुम्हें विदा कर दूंगा। यह सुनना था कि मेरा रंग उड़ा था। मेरे पापा पहले से ही 5 बेटियां थी और वह शरीफ इंसान थे। बड़े ही मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर वापस मत आना। अपने पति और जेठ की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा जेठ जी चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें और बेबाक की गुस्ताखियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त राघव जितने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठ कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे जेठ जी कहने लगे, राघव, इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूँगा। उसके बाप से कहूँगा कि संभालो अपनी बेटी। यह कहकर वह गुस्से से वहाँ से चले गए। मैंने एक गुस्सा भरी नज़र अपने जेठ जी पर डाली। राघव कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 7-8 मेंबर का बोझ है जो तुमसे संभालना नहीं जाता? अरे मेरे एक ही तो भैया है ना, माँ है, न बाप और न बहन। ऐसी जिंदगी तो लड़कियाँ ख्वाहिश करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और देवर ननद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे भैया ने तुम्हारे सर पर? सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। दुकान से थका हारा आता हूँ और आते ही यह सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना कि यह फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि राघव, ऐसा करो, अपने भैया की शादी करवा दो। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ राघव ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? यह भैया की उम्र शादी की, क्या मेरे भैया की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगा, यह कौन सी बात है? मेरे भैया की उम्र 35 साल है, शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज हैं और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा भैया एक औरत की जिम्मेदारी संभाले? अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनका भैया ने ही अपने भाई की पत्नी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके भैया और भाभी दोनों को संभाल लूँगी।
मेरी बात पर वह अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे भैया की तो 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरे भाभी को संभाल लोगी। देखो, यह घर और बिजनेस सब मेरे भैया ने बनाया है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आई गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकाल देगी इस घर से। भैया के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पापा की सुनता हूँ। अब दोबारा से भैया की शादी का नाम मत लेना। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने जेठ जी की इस हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठी थी। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं अपना घर बसाने के लिए, क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी। दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से राघव की आवाज़ आ गई। कहने लगा, सलोनी बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बना कर दो, भैया को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन राघव ने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। राघव का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होठ बंद कर लिए थे। राघव जब दुकान चले गए तो मेरा जेठ जी मुझे आवाज़ देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह अजीब सी हंसी हंसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे भाई के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वह मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा। अपनी सोच को बदल लो। मैंने उसके पर अच्छी तरह से कतर रखे हैं। वह चाह कर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने भाई की शादी नहीं की। कहीं वह मेरे भाई को उड़ाकर ही ना ले जाए, इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। यह शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। ऐसी गंदी और बेइज्जत भरी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना पान अपने जेठ जी के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। ना उसके पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे जेठ जी ने राघव का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने जेठ जी की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मज़े का खाना बनाया है। राघव यह सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे गर्व भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जब से मेरे जेठ जी ने 5,000 निकाला और मेरे तरफ बढ़ाया, कहने लगा, ये लो तुम्हारा इनाम, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज निभा रही हूँ, मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे इनकार करना था कि राघव मुझे घूरने लगा। कहने लगा, भैया अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो।
ना चाहते हुए भी मैंने 5,000 पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने लगी। जैसे ही खड़ी हुई तो मेरा जेठ भी खड़ा हो गया, मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर चूम लिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लूंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। मैं राघव को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे यह चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि भैया का यह कौन सा तरीका है? उनको कहिए मुझसे दूरी रखकर बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का? ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूरी रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे में भी। मेरी इस बात पर राघव भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा भैया तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हुआ जो उसने तुम्हें जरा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि भैया के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर ऐतराज करती हो। वह धीमे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहा था। कहने लगा कि शुक्र करो कि भैया ने यह बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत ही मुसीबत बढ़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे चेतावनी देने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ सलोनी, अपना रवैया भैया से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, राघव, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या अपने भैया की शादी करवा दो। ये कह के मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आधी रात बाहर डोर बेल बजी थी। फिर बाहर शोर की आवाज़ आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है, जो दिल्ली में पॉलिटेक्निक हासिल करने गया था और वह वापस आ चुका है। वह भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वही शादी कर ली थी और मेरा जेठ जी उससे नाराज़ था, इसलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी थी। और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि राघव का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे जेठ जी अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों ले आए हो? वही रहते वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर राघव ने भी कहा कि भैया गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वह हो चुका है। राकेश को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैं भी शुक्र की अब घर में अकेली मैं नहीं हूँ। मेरी देवरानी काफ़ी खुशमिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी। मेरे साथ घुल मिल गई थी। राकेश राघव के साथ दुकान जाने लगा था। मेरे जेठ जी का ध्यान मुझे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वह भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है भैया, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझे मांगिएगा। राकेश भी यह सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी जी आज जेठ जी के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवासी थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे जेठ जी की आदतें बड़ी अजीब लगती है। अजीब नज़रों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अपना अजीब सी बातें करते हैं, जिसे सुनकर मेरे कानों की लौ तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं तो राकेश से बात करूंगी। वह तो कहते थे कि उनके भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि यह दोनों भाई कभी भी अपने भाई की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन राघव ने मेरी कभी नहीं सुनी। वह कहने लगी, लेकिन मैं तो राकेश से साफ कह दूंगी, अगर जेठ जी ने यही रवैया रखा तो मैं उससे कहूंगी कि अलग घर में। वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ था, जो कि मेरे और राघव के बीच हो रहा था।
राकेश कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल बाहर दिल्ली अकेले ही रह चुका हूँ। अब मेरे घर तुम क्या आई हो 2 दिन? भाई को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो राघव की मेरे साथ होती थी। रेखा डाइवोर्स मांगने लगी थी। उस रात राघव जब कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा कि राघव, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे भैया से थी वही आज रेखा को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भैया भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन्हें एक पत्नी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 35 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी भाभी की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बहू ही समझते। मेरी बात शायद अब राघव की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने भैया से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह नाराज हुए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? राघव ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वह औरत भी 30-32 साल की है और भैया के रहमो करम पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो भैया ने नखरे खाए, लेकिन फिर 4-5 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ दिनों में ही उससे मेरे जेठ की शादी हो गई थी और इससे यह फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। राघव मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, भैया को एक पत्नी की ही ज़रूरत थी। मेरी नई भाभी भैया का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे जेठ जी की हम पर बेकसी नहीं उठती थी। हमारे समाज में यह चीज़ भी बहुत आम हो गई है कि अगर भैया की उम्र ज़्यादा हो जाए तो उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किल का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे और रेखा को करना पड़ा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।